स्टार्टिंग में कुछ सिलेबस जाना था और ये हम आप लोग को बताए थे कि 11th क्लास में आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और उसके बाद वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें हम आप लोगों को यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन एंड कुछ इंटरेस्टिंग ब्रांचेस के बारे में हम आप लोगों को बताए थे। अब यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैटर। तो आप लोगों ने 4th क्लास से ही शायद आप लोगों को यह टॉपिक मिला होगा मैटर के बारे में, और स्कूल में आप लोगों को बताया गया होगा कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग्स जिसके पास कुछ मास होता हो और जो स्पेस ऑक्यूपाइज करता हो उसे हम मैटर कहते हैं। ओके बाबू, तो वही चीज हम लोग को यहाँ भी स्टडी करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सेम वही स्टेटमेंट रहेगा, बस हल्का सा डिफिनेशन उसका चेंज हो जाएगा। 4th क्लास में या 5th क्लास में मैटर का डिफिनेशन बताया जाता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ उससे हायर में जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को बताया गया होगा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। बस यही आप लोग को बताया गया होगा। लेकिन अभी हम लोग एक स्टेटमेंट और इसमें ऐड कर लेंगे, तो वो टोटली अगर यहाँ पे डिफिनेशन हम देखें तो यहाँ पे टोटली हम लोग का डिफिनेशन हो जाएगा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मासेस एंड वी कैन फील इज नोन एज मैटर। इसका मतलब कोई भी वस्तु जो स्थान छेदती हो, जिसमें वजन हो और जिसे हम महसूस कर सके, उसे पदार्थ कहते हैं। इस मार्कर की बात हम करते हैं तो इसमें कुछ मास है कि नहीं, इसमें कुछ मास है। इसको जिस जगह पे रखेंगे हम वो स्पेस ऑक्यूपाइज कर लेगा, वो स्थान छेद लेगा। आ गया समझ में? और इसे हम फील भी करते हैं कि हाँ ये मार्कर है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम मैटर कहेंगे, इसे हम हिंदी में पदार्थ कहेंगे। अब यहाँ पे बाबू इसका डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टॉपिक बनाएंगे, क्या होगा, मैटर। और इसका डिफिनेशन, इसका हिंदी क्या होता है, इसका डिफिनेशन जो हो जाएगा वो होगा एनीथिंग which occupies a space have mass and we can feel is called मैटर। आ गया समझ में आप लोगों को? इसका मतलब कोई भी वस्तु जो स्थान छेदती हो, जिसमें वजन हो, जिसे हम महसूस कर सकते हो, उसे पदार्थ कहते हैं। इसका हिंदी हम बोल दे रहे हैं, आप लोग उसको अब लिख लीजिएगा। इंग्लिश को नोट कीजिएगा पहले, उसके बाद हम हिंदी बोल देंगे, हिंदी आप लोग लिखिए। अब हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख लो बाबू। कोई भी वस्तु जो स्थान छेदती हो, जिसके पास वजन हो, मास हो एवं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। यह हो गया इसका हिंदी। अब एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। आप अपने आसपास में कोई भी सब्सटेंस देखते हैं, सभी मैटर कहलाएगा। ऐसे हमारे आसपास में बोर्ड है, यह मैटर है, क्योंकि यह इतने वाल जो है, ये वाल का स्पेस ऑक्यूपाइज तो किया है यह बोर्ड। मेरे हाथ में मार्कर है, इसमें वेट है कि नहीं, इसमें मास है, तो ये भी स्पेस और ये भी हैंड का इतना दूर का स्पेस ऑक्यूपाइज किया है, तो इसे हम मैटर कह देंगे। ये जो शॉर्ट पहने हैं, वॉच जो है, एक्सेट्रा जो भी सब्सटेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एनीथिंग which have mass and occupies a space is called matter। कोई भी वस्तु दिखाई दे आप लोगों को
और ये पता चले कि हाँ उसमें मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाइज की है, स्थान से की है, उसे हम मैटर कह देंगे, उसे हम पदार्थ कह देंगे। एग्जाम्पल में हाउस, हाउस होगा कि नहीं होगा? हाउस होगा। पेन, बुक, बोर्ड, मोबाइल, एटसेट्रा। जितने भी थिंग्स आप लोग देखते हैं वो, यहाँ तक कि ह्यूमन, मानव भी क्या है? मैटर है। ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग जो है मैटर है। एनिमल्स क्या है वो हुआ? एनिमल्स भी क्या है? एनिमल भी मैटर है। आ गया समझ में आप लोगों को? तो इस तरह से हमने इतना स्टडी किया। अब यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में हम लोग बनाए थे कि इसके 3 स्टेट होते हैं। अब हम यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर इसका हिंदी होता है पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्था। तो यहाँ पे स्टेट्स हो जाएगा पदार्थ की अवस्थाएं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुछ पदार्थ हम लोग देखते हैं जो हार्ड होता है। एग्जाम्पल मार्कर की बात करते हैं, हार्ड है कि नहीं? ठीक है, इसको जहां पे रख दिए वहीं पर रह जाएगा। इसका हाइट जितना है उतना ही रह जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा। ओके। लेकिन कुछ सब्सटेंस को हम देखते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट रहता है, उसको अगर एक जगह यहाँ पे रख देते हैं हम, हाँ, तो यहाँ से फ्लो होके इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस को रखते हैं बाबू, जैसे ही ओपन एरिया में आता है वो उसके पार्टिकल्स एयर में मिक्स होकर उधर उड़ने लगते हैं, तो इधर उड़ने लगते हैं, एज लाइक ए जिगजैग मोशन। ओके। तो यहाँ पे हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह से हुआ है। इसका मतलब there are 3 classifications of state of matter। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग there are 3 states of matter, states of matter। इसके 3 स्टेट होते हैं। हिंदी क्या होगा? पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। स्ट्रक्चर में हम आप लोगों को 5 बताए हुए थे, लेकिन 5 नहीं पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है अभी आप लोगों को। तो यहाँ पे कौन कौन सा होता है वो देखेंगे। सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड का हिंदी क्या होता है? ठोस होता है। दूसरी यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड का हिंदी क्या होता है? द्रव होता है। 3 नंबर में क्या होता है हुआ? गैस। 3rd नंबर में क्या होगा? गैस होता है। इसका हिंदी भी क्या होगा? गैस ही होगा। इस तरह से इसका जो है हम लोगों ने बहुत क्लासिफिकेशन किया। इसका मतलब 3 तरह का क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पे। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे इन तीनों स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड आता है, जिसका हिंदी ठोस होता है, आप लोग भी जानते हैं बाबू। तो सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है? सॉलिड मैटर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर whose shape, size and volume are different and their particles have more attraction force and below intermolecular space। इसका मतलब होता है सॉलिड जो होता है या मैटर का एक अवस्था होती है, स्टेट्स होती है, और ये जो होते हैं इसका शेप हो गया, साइज हो गया और उसका वॉल्यूम जो हो गया, ये सभी के सभी डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। एग्जाम्पल में इस मार्कर की बात हम करते हैं। हम ये मार्कर जब लाए थे तो इसी शेप का था। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद ये इंक्रीज हो जाए, इतना का शेप हो जाए? नहीं, यह फिक्स है, ऐसा ही शेप था और ऐसा ही रहेगा हमेशा। तो जिसके शेप में कोई चेंज नहीं होते हैं
सॉलिड कहलाते हैं। ओके, जिसका मास अगर इंक्रीज ना हो डिक्रीज ना हो वो स्टेबल ही रहे, सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, इसके वॉल्यूम के बारे में हम बात करते हैं। इसका जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही है, उतना ही होगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब इसका शेप, साइज, वॉल्यूम ये जो भी है बाबू, ये सभी के सभी क्या है, डिफिनिट है, यह चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उनके द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा है वो बहुत ही ज्यादा लगता है, एनफ लगता है। उसी के माध्यम से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ये स्टेबल रहता है। ये इधर फ्लो नहीं करता है, ये इधर फ्लाई नहीं करता है। आएगा समझ में आप लोगों को? तो इसका एग्जांपल आप लोग इसको बताएंगे। एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है, पेन हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, आइस हो जाएगा, etc। ये जितने भी आप लोगों को सब्सटेंस दिखाई ये दे रहे हैं, जिसका शेप डिफिनिट हो, चेंज नहीं होता हो, जिसकी वॉल्यूम भी डिफिनिट हो, वो भी चेंज नहीं होती हो, तो उसको हम लोग सॉलिड कर देंगे क्योंकि यह सॉलिड स्टेट में मैटर है। आया समझ में? अब आइए लोग हम लिक्विड की बात करें। लिक्विड का द्रव होता है, आप लोग तो जानते हैं सब कोई। अब यहाँ पे हम लिखे हैं लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर whose shape and size are indefinite but their particles have more intermolecular space than solid and below attraction force than solid। इसका मतलब लिक्विड एक ऐसा मैटर का स्टेट होता है जिसमें शेप और साइज जो होता है यह इनडिफिनिट होता है। अब वो इनडिफिनिट कैसे होता है ये जानेंगे बाबू हम लोग। तो आप लोग एक वाटर का एग्जांपल लीजिए कि हमने इतना अप्रोक्स हाफ लीटर वाटर लिया और उसे एक रेक्टेंगुलर जो पॉट होता है, आयताकार एक बर्तन उसको रख दिए, तो जैसा उस पॉट का शेप होगा, उस बर्तन का शेप होगा, और सही उस वाटर का भी शेप हो जाएगा। इसका मतलब हम वाटर को जिस पॉट में रखेंगे वो उसी पॉट के शेप का हो जाएगा। उसकी साइज की बात हम करते हैं, अगर इतना सा पॉट में उसे हम इतना का पॉट रहता है उसमें हम लोग रखेंगे तो उसका साइज, इसी को मान लीजिए हमने यहाँ मान लीजिए एक पॉट है, इसके बीच में होल है, इसमें वाटर रख दिए, थोड़ा सा वाटर रखे हम तो वो यहाँ तक आ गया। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज इसका हो गया। लेकिन अगर वही कुछ फैली बर्तन हम यहाँ पर ला दे, कुछ बिग साइज का पॉट इतना सा, तो उसका साइज इतना ही पे रह जाएगा, इतना ही पे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया, हाँ, तो वो सब एरिया में फैल गई वाटर, और उस तरह से अपना साइज ऊपर नहीं गई, वो नीचे ही रह गई। इस तरह से साइज की बात की है। अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं बाबू, इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है, इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेबल नहीं होता। हो गया। इसके एग्जांपल आप जानते होंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा बाबू? इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए वाटर, क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, और क्या क्या हो सकता है? मिल्क हो जाएगा, etc। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? लिक्विड्स के एग्जांपल है। अब यहाँ पे गैस की बात हम करते हैं, तो गैस एक ऐसा स्टेट होता है मैटर का जिसमें सभी चीज इनडिफिनिट होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, उसका वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा निश्चित? बात करते हैं हम एक छोटे से बर्तन में अगर हम 100 ग्राम गैस रख लेते हैं, छोटे से एक बर्तन में 100 ग्राम गैस अगर रख लेते हैं, तो जिस बर्तन में रखेंगे उस पॉट को, उस बर्तन को पूरा तरह से छेक लेगा, उसका स्पेस ऑक्यूपाइज कर लेगा। लेकिन अगर उसी गैस को हम इतने बड़े रूम में अगर हम लाकर रख दें तो पूरे रूम को ऑक्यूपाइज कर लेगा। पूरे रूम में जितने जगह है ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को छेक लेगा।
एग्जाम्पल में हम लोग एक्सप्रे मार के आते हैं, सेंट मार के आते हैं बाबू इसमें, तो होता क्या है कि हम यहाँ पर रहते हैं लेकिन वहां पे जो आदमी रहता है, जो मैन रहते हैं, उनको स्मेल पहुंच जाता है। स्मेल जो होता है उनके पास आ जाता है, उसका सुगंध। इसका मतलब ये एयर के साथ डिफ्यूज होकर ये सभी एरिया में फैल जाते हैं, सभी स्पेस को ऑक्यूपाइज को कर लेते हैं। बात करते हैं गैस सिलेंडर की बात, जो इतना साइज का होता है, 14.2 लीटर वाला जो गैस आता है, उसमें अगर हम 14 लीटर गैस रखते हैं फिर भी पूरा जगह छींक लेगा। अगर हाफ लीटर भी गैस रखते हैं हम, फिर भी वो भी पूरा गैस का जगह छींक लेगा। तो जितना ही ज्यादा फैलेगा उतना ही वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल्स हो गया, इसके बीच का जो जगह है, स्पेस है, इसी को वॉल्यूम कहते हैं। इसको जितना ही पास लाएंगे उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जितना ही दूर जाएगा उतना ही इंक्रीज होगा। आ गया समझ में आप लोगों को? अब इसका शेप साइज की बात करें तो इसका शेप साइज तो खैर कोई बात नहीं, शेप की बात हम करते हैं, जिस पॉट में रखेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा। बस इतना जानिए ना, जिस बर्तन में रखा जाता है ना वो उसी शेप का हो जाता है। इस रूम में रखेंगे तो रूम के जैसा शेप हो जाएगा, इस मार्कर के अंदर रखेंगे तो सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगा इसका। साइज वही बात, जितने ज्यादा एरिया वाले पॉट में रखेंगे फिर भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, पूरा शेप लेगा। जितना थिन एरिया वाले हम पॉट में रखेंगे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, पूरा शेप लेगा। तो पॉट के साइज पे, उस बर्तन के साइज पे गैस का साइज भी डिपेंड रहता है बाबू। जितना छोटे बर्तन में हम गैस को रखेंगे उतना ही छोटा साइज होगा, जितने बड़े बर्तन में रखेंगे वो उतना ही बड़ा साइज का होगा। तो गैस का एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग के यहाँ आता है एलपीजी, सीएनजी, स्मोक, वेपर, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे बाबू क्या है, एयर भी हो जाएगा, एयर भी लिख लो सब, एयर। और जितने भी सारे गैसेस होते हैं लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, etc, ये सारे के सारे गैस का एग्जांपल ही होता है। इतना समझ में आ गया? तो हम हिंदी इसका बोल दे रहे हैं, आप लोग हिंदी बाबू नोट कर लेंगे। सॉलिड का हिंदी यहाँ पे हम आप लोग बोल रहे हैं, सॉलिड का याद है ना, ठोस होगा, याद किया हुआ। मैटर का हिंदी याद है आप लोगों को, पदार्थ। तो याद होगा क्या, ठोस पदार्थ की अवस्था है। ठोस क्या है, पदार्थ की अवस्था है जिसका आकृति, आकार और आयतन निश्चित होता है। इतना समझा? इसको आप लिखे हुआ, ठोस पदार्थ की अवस्था होती है जिसका या जिसकी आकृति, आकार और आयतन निश्चित होती है। इतना हो गया। और उनके कण, उनके कणों के पास आकर्षण बल ज्यादा होता है। उनके कणों के पास आकर्षण बल ज्यादा होता है और अंतराणविक जगह, अंतराणविक स्थान कम होता है। इसका लिक्विड मैटर की अवस्था है जिसकी आकार और आकृति अनिश्चित होती है। लिक्विड पदार्थ की अवस्था होती है जिसकी आकृति और आकार अनिश्चित होती है, लेकिन उनके कणों के बीच अंतराणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है और आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होती है। अगर हिंदी एक बार में नहीं सुनाई दिया होगा बाबू
तो इस वीडियो को बैक स्किप करके आप लोग फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं। फिर यहाँ पे गैस की बात हम लोग करते हैं। गैस पदार्थ की अवस्था है जिसकी आकृति, आकार और आयतन ये सभी अनिश्चित होती है एवं इनके कणों के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है, लेकिन अंतराण्विक बल नगण्य होता है। ये हो गया, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे होगा जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है अंतराण्विक स्थान होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिया अंतराण्विक स्थान, या इसी को इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कहा है, अंतराण्विक दूरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये समझेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अर्थात जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके आंतरिक दूरियां जो होती हैं वही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। इसका मतलब कोई भी मैटर जो होता है बाबू वो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है, पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है। तो वो जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होती है तो उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और वो अक्सर लिक्विड और गैस में ही पाया जाता है, सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में अगर नेग्लिजिबल नहीं होता तो कुछ पार्ट सॉलिड का उधर फ्लो हो जाता तो कुछ इधर, तो इस तरह से इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? कोई भी अगर एक मैटर बनता है तो ऐसे ही नहीं बन जाता है, ये बहुत अरबों खरबों बहुत सारा इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तब नहीं ये बना है, नहीं तो इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही है तो कुछ मॉलिक्यूल्स उधर उधर गिर जाता है, कुछ इधर गिर जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बाबू कि यह जो सब्सटेंस है कितना भी डिस्टेंस हिला रहे हैं इसको, फिर भी यह कुछ पार्ट इधर नहीं गिर रहा है, कुछ इधर नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सारे मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा अटैच है, ज्वाइंट है। तो उसी बल को हम क्या कहेंगे, आकर्षण बल कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स कहेंगे, और उसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। आगे समझ लो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ये हो गया, यह क्या हुआ, मॉलिक्यूल हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे मॉलिक्यूल कहेंगे। अणु इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी क्या होता है, वह अणु होता है। अणु मत कहना सब, अणु नहीं होगा, अणु, अणु होगा। और एक अणु जो है, एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे रहती है, ये हो गया मॉलिक्यूल। अब इसे भी हम क्या कहेंगे होगा, इसे भी मॉलिक्यूल ही कहेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में स्पेस है कि नहीं, अब इसी स्पेस को जो है हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। तो ये बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे, या इसी को डिस्टेंस कहेंगे। समझे आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग मेन बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों की फिगर के बारे में। तो इन तीनों का फिगर जो होगा हुआ तो देख रहे हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि एक फिगर हमने यहाँ पे बना दिया, स्मॉल स्मॉल ही बाबू यहाँ बना रहे हैं क्योंकि अधिक बिग बनाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगा। एक फिगर यहाँ बना दी और एक फिगर जो है हमने यहाँ बना दिया, हो गया। अब ये फिगर जो है यह रियलिटी में है, लेकिन हम यहाँ पे इमेजिनरी हम दिखा रहे हैं। एक ईंट मान लीजिए, ये भी ईंट है, ये भी ईंट है, ये भी ईंट है।
लेकिन उसका बीच का भाग तो खाली नहीं ना होता है, उसके बीच के भाग में मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से और सॉलिड फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है। एक दूसरे से क्या हुआ, एक दूसरे से ऐसे ऐसे ज्वाइंट है। तो हम लोग ऐसे पहले फिगर बना लेंगे, फिर हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग बना लीजिएगा बुआ सब कोई फिगर। हम यहाँ पे बोर्ड पे बना रहे हैं, जिसका आंसर ऐसा हो रहा है, लेकिन आप लोग जो बनाएंगे ना वो सुंदर सुंदर बनना चाहिए। आप लोग जितने सुंदर है उससे भी ज्यादा ये फिगर सुंदर होना चाहिए कॉपी में। ये हो गया। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो मान लेते हैं कि कितना इतना पे है, ठीक है बुआ। और इसके अंदर के पार्टिकल जिनसे मिलकर ये बना हुआ है वो मान लेते हैं कि यहाँ पे है। अब इसके बीच में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है कि नहीं, आप लोगों को दिखाई देता है क्या कि ये जो सब्सटेंस पार्टिकल्स के मिलने से बना है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच है, ज्वाइंट है, बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन ये जो सब्सटेंस बना है इसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा दूरी पे है, डिस्टेंस पे, लेकिन इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो जिस सब्सटेंस के पार्टिकल एक दूसरे से ज्वाइंट हो वो सॉलिड स्टेट में कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। जिस सब्सटेंस के पार्टिकल थोड़ा थोड़ा अलग हो उसे हम लोग क्या कहेंगे होगा, उसे लिक्विड कहेंगे। जिस सब्सटेंस के पार्टिकल पूरा फ्री हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे गैस कहेंगे। इतना समझे आप लोग। अब मेनली यहाँ पे बात क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से ज्वाइंट है, लेकिन ज्वाइंट होने के लिए कोई ने तो कोई फोर्स तो अप्लाई किया होगा। अब कौन सा फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, या जो है या बीच में डिस्टेंस है कि नहीं है, फिर इसके बीच में ये डिस्टेंस है कि नहीं है। तो वही डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहेंगे, अंतराणविक दूरी कहेंगे या अंतराणविक स्थान कहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा कब होगा, जब बीच की दूरियां कम होगी तब। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो अधिक कब होगी, जब फोर्स कम होगा तब। एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं। हाँ, तो यहां से हमें निष्कर्ष मिलता है, नोट में लिख लेता हूं यहाँ पे, नोट नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। नोट यहाँ पे लिखा दे, नोट नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसको IF के द्वारा इंडिकेट करते हैं। यह डायरेक्टली नहीं होता है, इनवर्सली समानुपाती होता है 1 बाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी तो ये ज्यादा होगा। तो एक दूसरे से अपोजिट है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ज्यादा होगा, अधिक होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी। एरो ऊपर का मतलब ज्यादा होगा, एरो नीचे का मतलब कम होगा। और सही यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी, ज्यादा होगी। इतना समझ में आ गया बाबू आप लोगों को। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ज्यादा कब होगा, जब d डिस्टेंस कम होगी तब है ना। अब यहाँ पे नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 देखेंगे तो वहां पे डिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें होता है ये हम लोग बताना है। डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें होती है, गैस में डिस्टेंस होता है। किसमें,
गैस में उससे कम डिस्टेंस किसमें होती है? लिक्विड में। और सबसे कम किसमें होती है? सॉलिड में। एक समझ में आ गया। अब यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम जो होता है लिक्विड में होता है। समझा आप लोग? अब उससे भी कम किसमें होता है? गैस में होता है। ये नोट हो गया। ये नोट इंडिकेट करता है हुआ कि डिस्टेंस जो होता है गैस में सबसे ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। वैसे ही सॉलिड में फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उससे कम लिक्विड में फोर्स होता है, उससे कम गैस में फोर्स होता है। आगे समझ में। अब इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे होगा, दो अणुओं के बीच की दूरी को आंतराणविक स्थान कहते हैं। आगे सवाल हुआ, दो अणुओं के बीच की दूरी को आंतराणविक स्थान कहते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसका हिंदी होता है आंतराणविक बल होता है। ये होगा दो अणुओं के बीच लगने वाला बल आंतराणविक बल कहलाता है। दो अणुओं के बीच लगने वाला बल आंतराणविक बल कहलाता है। हो गया? इतना समझ में आ गया? इसको भी नोट करेंगे आप लोग। हिंदी वाले हिंदी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेंगे।